हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बच्चों टाइम का कोई इशू तो नहीं था ये वाले टाइम का? No, sir. No, sir. तो अब सब आ ही गए हो। No, sir. ग्रेट। तो आज ऐसा भी था क्या कि बच्चों की बायो की क्लास थी आप लोगों की? No, sir. Sir, chemistry की थी. सर हमारे बैच में थी इधर संगरूर। अच्छा, किसी की थी आज बायो की? Yes, sir. तीसरे संगरूर में थी। अच्छा, नहीं संगरूर वालों की कोई अलग क्लास थी आज बच्चों? सर डिफरेंट ही लगती है ना पटियाला और संगरूर बैच की, तो इसलिए। अच्छा चलो चलो, खैर एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं कहीं जा रहा था और मैं शिमला जा रहा था और मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था, तो मैंने तो इस चक्कर में रीशेड्यूल की थी। बट चलो अच्छा है, जो भी रीजन है ठीक हो गया काम। अच्छा अब ये बताओ बच्चों, जो मैंने वो काम दिया था वो सबने पूरा कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. उसमें बच्चों कोई भी डाउट किसी को? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। सर कुछ क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं, आंसर्स गलत लग रहे हैं। ओके मेरे को भी आंसर्स में हाँ, एक सेकंड। ओके बच्चों, अब जो आपने चैट मैसेज भेजना है कोई वो को होस्ट पे भेजना है, ठीक है? तो बच्चों आपको मतलब जो जैसे आपने वीडियो देखी होगी, जो आपको समझ आया होगा, तो मैंने आपको बेसिकली जो काम दिया था वो ये था कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करवाई थी बच्चों, राइट? और उसके अंदर जो आपने वीडियो देखी होगी वो एक तो थी चेन रूल की, है ना? Yes, और sir. Yes, sir. मतलब चेन रूल की सेकंड वीडियो थी। इनफैक्ट जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी रिगार्डिंग जो रूल, Result. है ना? हमने लास्ट टाइम जो किया था, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, वो था एक स्टैंडर्ड, मतलब हमने डेरिवेशन समझी थी कि क्या होता है, तो उसके बच्चों कुछ रिजल्ट्स थे, है ना? और एक फिर चेन रूल था जो मैंने उन वीडियोस में आपको भेजा था, और उसी पे बेसिस पे जो ये शीट के वो क्वेश्चंस थे। ओके तो इसमें बताओ बच्चों, ये फर्स्ट सेक्शन 1 में कोई डाउट? No, sir. Sir, question 4 में है sir. सर क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट का Sir, आंसर third कैसे part, गलत sir. लग रहा है? Sir, answer -1/4 होना चाहिए sir. हाँ राइट, वो जो थर्ड पार्ट का आंसर -1/4 आएगा, प्लीज करेक्ट। Okay, sir. इनफैक्ट मैंने आपको यही शीट तो भेजी हुई है बच्चों, इसमें हुआ नहीं हुई करेक्शन हो? No, sir. अच्छा No, ठीक sir. है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके और बच्चों इसमें क्वेश्चन 27 समझा दो एक बार, क्या मतलब करना क्या है इसमें? ओके बच्चों इसमें ना, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आप देखोगे कि ये शीट जो है ना, ये एक बड़ी अलग डिफरेंट तरीके की शीट है। इसका रीजन क्या है
मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस तो इसमें आपको दिखेंगे स्टैंडर्ड, और कुछ क्वेश्चंस में ना आपको, जैसे अभी 27th है और आप आगे वाले क्वेश्चंस में देखोगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि यार कहानियां सी डाली हुई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने अच्छे एग्जाम्स है ना, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है कि टफ एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड्स, केवीपीवाई एंड जेई एडवांस्ड, वो जो क्वेश्चंस डालते हैं ना, वो हमेशा रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड डालते हैं, और वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड हमेशा एक कहानी सी होती ही होती है। तो हमारी कई बार ना टेंडेंसी 10th तक ऐसी बनी होती है कि यार फट से क्वेश्चन में बस यार फॉर्मूला लगा दे और ये दिख जाए कि आर ये है, एक्स ये है, या कुछ भी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है ना, ये जो भी कहानी है, यूएस जीएनपी, ये वो, आपको कुछ ये फैक्ट्स याद नहीं रखने, आपको तो सिर्फ ये समझना है कि हाँ भाई, जो हमने टूल सीखा है कैलकुलस डिफरेंशिएशन, वो यहाँ पे अप्लाई कैसे हो रहा है, ये कोई एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि एक आपको एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज दिया है 83 से लेके 88 तक। तो ये उन्होंने कहा है y और t का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको कहा है कि dy बाय dt का ग्राफ बनाओ। तो dy बाय dt क्या हो गया? स्लोप, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका स्लोप का ग्राफ कैसा बनेगा, मैं इसी के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप मतलब ऑफ कोर्स अलग में भी चेक कर सकते हो। तो जैसे हम देख सकते हैं बच्चों, शुरू में फर्स्ट ईयर की जो स्लोप है वो रफली कितनी है? रफली 3 बन रही है स्लोप। Yes, sir. है ना? तो मतलब जो आप ग्राफ बनाओगे, मैं अलग ही ना आता हूँ मुझे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहले आपका ग्राफ बनेगा ऐसे 3, फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें जो स्लोप है बच्चों वो कितनी है? रफली -3। यस सर। मतलब ये 84 से 85 तक, ठीक है। फिर 85 से 86 के बीच में जो स्लोप है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली -1। यस सर। उसके आगे -1 बन जाएगा। फिर 86 से 87 जो है वो अप्रोक्सीमेटली +1 है बच्चों। और 87 से 88 जो है वो आप देख सकते हो कि 1 से भी कम ही है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पा रहे, बट 1 से सर कम है। 0.5 रफली। हाँ, तो मतलब बस उसके आगे ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये ग्राफ मैंने थोड़ा मोटा बना दिया इसको, अगर मैं कि पहले +3, फिर -3, फिर -1, फिर +1 और फिर 0.5, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये बच्चों ऐसे ही अलग अलग लाइंस ही बनेंगी। ये बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. यहाँ बच्चों एक ना बात समझने वाली ये हो जाती है, अगर हम, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है वेयर डिफाइंड, इसका क्या मीनिंग है कि ये जो हम अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, ये जो तीखे से पॉइंट्स हैं बच्चों, Bent हो रहा है जहाँ पे। जहां पे चेंज आ रहा है लाइन की स्लोप में, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि इन पॉइंट्स पे आप स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप 84 पे पीछे से आ रहे हो, लेफ्ट से आ रहे हो, तो जो स्लोप बन रही है आप देख सकते हो कि +3 बन रही है। उसके राइट से आ रहे हो तो जो स्लोप बन रही है वो -3 बन रही है। तो इस पॉइंट पे एग्जैक्ट स्लोप डिफाइंड ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यू कैन नेवर बी आस्क्ड कि फाइंड द स्लोप एट 1984। ओके। तो जो हम सिंपल स्लोप्स फाइंड कर रहे हैं वो तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, यस। ओके बच्चों, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे?
Sir, 29th. Does the curve y equal to 2 root x have any horizontal tangents? If so, where? Give reasons for your answer. तो अगर आप यहाँ पे dy by dx निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 1 by 2 root x. इनफैक्ट 1 by root x ही आ जाएगा सिर्फ. 1 by root तो अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होना चाहिए तो स्लोप 0 होनी चाहिए, मतलब 1 by root x की वैल्यू 0 होनी चाहिए. ये कहाँ पे होगा बच्चों? ये तो तभी पॉसिबल होगा ना अगर x इनफाइनाइट होगा. Yes, तो sir. इसलिए हमारा आंसर हो गया नो. Okay, sir. सर 27 के नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है फ्रूट फ्लाइज वाला, वो मतलब उसमें बस कुछ लगेगा तो नहीं, बस ये बताना ना फास्टेस्ट स्लोएस्ट. बस ये तो आपको सिंपली ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपने इस ग्राफ की ये बताना है कि स्लोप सबसे ज्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है. ओके सर, मतलब ये ग्राफ से रिलेटेड है 27 वाले. हाँ 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 बिल्कुल. मतलब Okay, sir. आपको इसमें ये समझना था कि मतलब कि जब ये हम कह रहे हैं कि ये जो जिसे लिखा है कि ड्यूरिंग व्हाट डेज डज द पॉपुलेशन सीम टू बी इंक्रीजिंग फास्टेस्ट या स्लोएस्ट, तो वो हम ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? उसकी स्लोप से. ओके सर. सर हाँ जी. सर 29th क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता, एक बार फिर से बताना. मतलब इसमें जो dy by dx आता है वो 1 by root x आता है, तो उसको अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो 1 by root x की वैल्यू Yes, 0 sir, वो मतलब तो x infinity. सर x इंफिनिटी क्यों नहीं पॉसिबल, वो पूछना था. इनफिनाइट हो गया ना x की वैल्यू, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए नहीं आई. इन्फिनिटी तो मतलब कोई नंबर ही नहीं हुआ ना. मतलब सर अगर हम कोई भी x डिफाइन करते हैं इसमें तो हम फाइनाइट डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइट नहीं हाँ करते. हाँ हाँ. ओके सर. Sir, 31st question. 31st. देखो इसमें क्या है, डज एनी टेंजेंट टू द कर्व y equal to root x क्रॉस द x axis at x equal to -1? If so, find an equation for the line and the point of tangency. If not, why not? ओके तो आपको ये बताना है कि ये जो कर्व है y equal to root x, इसका कोई भी टेंजेंट क्या x एक्सिस को x equal to -1 पे कट करता है कि नहीं करता. ठीक है, इसका बच्चों तरीका क्या होगा? देखो मान लो हम किसी भी x, y पे टेंजेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो dy by dx आएगा वो आ गया आपका 1 by 2 root x. 2 root x. अब बच्चों क्या आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो? यस सर. Yes, sir. है ना? वो कैसे लिखोगे टेंजेंट की, मतलब हम किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सर y minus y1 upon x minus x1 is equal to slope. यस सर. यस Yes, sir. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. जो पॉइंट हमने लिया है y वो क्या हो गया, एक तरह रूट x हो गया. तो y minus root x इसको ना x1 y1 बोल दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगी. लेट्स कॉल दीज x1 y1. तो y1 minus root x, सॉरी y minus तो ये बन गया y minus y1 on x minus x1 is equal to slope, जो कि हो गई 1 by 2 root x1. और ये आप y1 को ऑफ कोर्स रूट x1 पुट कर दोगे, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई. ठीक है, तो अब आपने बस क्या चेक करना है, क्रॉस द
एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सा पॉइंट बन गया? ये -1, 0 बन गया ना। Yes, sir. तो बस आपने अब ये चेक करना है कि ये जो लाइन की आपकी इक्वेशन बनी बच्चों, क्या वो, अगर उसमें मैं y को -1 डालता हूँ और x को 0 y को 0 डालता हूँ और x को -1 डालता हूँ, तो क्या कोई x1 की वैल्यू आती है या नहीं आती है? अगर तो x1 की कोई प्रॉपर वैल्यू आ गई तो हमारा आंसर यस हो गया, और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, x1 ही है, वो निकल आया। अगर x1 की कोई वैल्यू आई नहीं रही, कुछ अजीब सा बन गया, तो फिर मतलब ये नहीं पास कर रही। अंडरस्टूड? सर हाँ जी। सर हम 1/2 रूट एक्स आएगा कि x1 आएगा? 1/2 √x आएगा। जब आप इसका dy/dx करोगे तो x की पावर हाफ है ना, तो एक हाफ भी आएगा पहले। नहीं, जो आपने वहां पे लिखे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हाँ इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x। हाँ हाँ। तो अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वो नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं डालनी x की वैल्यू, आपने x की वैल्यू इधर डालनी है, y और x में। मतलब यहाँ पे y को 0 डालना है, x को -1 डालना है। सर इसकी इसकी वैसे वैल्यू पॉसिबल होगी ना? क्या सर इसकी वैल्यू पॉसिबल हो रही है ना? क्या आता है बच्चों इसमें? इसमें x1 आ जाता है कि नहीं आता कुछ? यस सर। ठीक है, तो बस अगर आ रहा है तो मतलब सही है। पिक्चर नो गिवन था सर, तो मतलब नहीं नहीं, फिर सुनिए देखो ना। सर, हाँ डिफाइन जी, सर वैसे सर जो तो x1 है वो तो जहाँ से हम टेंजेंट ले रहे हैं वहां का वो पॉइंट। वाला पॉइंट है, हाँ हाँ बिल्कुल। सर इसकी तो हम x1 ही वैल्यू रखेंगे या कुछ और रखेंगे? नहीं, बस हमने x1 निकालना है ना। तो देखो y को 0 डाला, तो 0 माइनस √x1 अपॉन -1 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2 √x1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ओके सर। क्या ये सॉल्व होती है बच्चों? ये अगर आप देखोगे एक तरह से, फिर x1 1 आ गया। x1 1 आएगा। यस सर, x1 1। ये बन गया -2x1 इज इक्वल टू -1 x1। तो ये x1 1 आ रहा है। यस सर। तो फिर तो मतलब यस हो गया ना आंसर, पीछे नो दिया हुआ है आप कह रहे हो? यस सर। सभी लोग चेक करना बच्चों, देखना कोई गलती तो नहीं कर रहे हम सॉल्व करते हुए। नहीं सर डिफाइंड है सर, आ रहा है आंसर। हर्षल चेक करो। यस सर, डिफाइंड नहीं है सर। सर मतलब अगर वो पॉइंट स्लोप वाली इक्वेशन लगाएंगे ना, हम्म। वो नीचे x+1 बन जाता है, तो उसमें x-1 रखेंगे तो वो डिफाइंड नहीं। जैसे कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 है, तो उसमें y1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू -1। मतलब अगर इसका एक पॉइंट x, y और दूसरा -1, 0 टेंजेंट का, हम्म हम्म। तो उसमें नीचे x+1 बन जाएगा ना। जब उसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर।
ठीक लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे। नेहल आपका क्या बना? सर मेरा बन गया था कि डिफाइंड है ये 1,1 पे जो हम्म पॉइंट आएगा वहां से अगर हम्म, टैंजेंट बनाओगे तो हाँ वो तो माइनस ठीक आ पॉइंट रहा है। वहां से पास करना। हर्षल यस सर। ये आपका क्या आ रहा है? इसका यही आ रहा है ना, डिफाइंड ही आ रहा है ना? यस सर। तो बच्चों हाँ ठीक करो इसका आंसर। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन बच्चों? यस सर। तो ठीक है बच्चों, उसका यस कर दो। और वो पॉइंट क्या बन गया अपना 1,1 है ना? ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों एग्जांपल 3 समझ गए आप कि इफ वी वांट हम हायर डेरिवेटिव्स भी निकाल सकते हैं, मतलब हम सिर्फ एक बार की जगह 2 बार 3 बार 4 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल्दो फिलहाल आपको फिजिकली नहीं पता कि वो करके फायदा क्या हुआ, ठीक है, वो भी समझेंगे, बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। ओके सेक्शन 2 बच्चों। सर ये जो द बॉडीज रिएक्शन टू मेडिसिन था, हाँ तो बस आपको तो dr/dm निकालना है। C कांस्टेंट है आपका, हाँ जी sir। तो मतलब जैसे आप इसको इसमें कुछ सिग्निफिकेंस मतलब नहीं नहीं नथिंग, कुछ नहीं, बस बस उन्होंने कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दी और कुछ नहीं, ठीक है सर, वो तो निकाल लिया। फिर तो निकल ही जाएगा। हाँ आगे बच्चों। सर इसकी एग्जांपल 2 समझा दो। यस सर। ये नीचे वाली, हाँ मैं समझा रहा हूँ देखो। 35th देखो अगेन बच्चों, 35th में भी सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एन आर तो कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो आपको तो बस dp/dv निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार देख लो बच्चों अगर कोई डाउट है तो dp/dv, तो फर्स्ट टर्म जो है वो कैसे निकलेगी, देखो nrt तो कांस्टेंट ही है, तो दिस इज v माइनस एन बी रेज टू पावर -1 जो डिनोमिनेटर है ना, तो ये क्या बन गया -1 इंटू वी माइनस एन बी रेज टू पावर -2 इंटू सर ए बी d/dv ऑफ v माइनस एन बी ना, तो वो तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा, माइनस अब जो अगली टर्म है an² इंटू डेरिवेटिव ऑफ v-2, तो वो क्या बन गया -2/v। v क्यूब। तो ये हम आंसर।
अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर, इसका पीछे डिनोमिनेटर एक्चुअली थोड़ा गलत दिया हुआ है। अच्छा, हाँ ये वो V2 बार है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों एग्जांपल 2 देखो। अगेन बच्चों, यू आर नॉट सपोज टू नो कि ये जो भी इन्होंने डिफाइन किया मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। हमें तो बस ये देखना है कि इसमें जो कैलकुलस है वो कैसे लग रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि ये कॉस्ट है, जो भी इसका एक्सप्रेशन बना दिया, और RX जो है वो रेवेन्यू है। तो योर शॉप करंटली प्रोड्यूसेस 10 रेडिएटर्स अ डे। About how much extra will it cost to produce one more radiator a day, and what is your estimated increase in revenue for selling 11 radiators a day? तो बच्चों देखो इसमें क्या है, देखो आपके माइंड में बिल्कुल ऐसा आ सकता है कि अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट ही पूछी है तो क्यों ना हम सीधा ही ऐसा कर दें कि पहले मैं C10 निकाल दूं, फिर C11 निकाल दूं और दोनों का डिफरेंस ले लूं। Isn't it बच्चों? ऐसे ही रेवेन्यू के लिए कि R11 निकाल लो माइनस R10 निकाल लो। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? यस सर। यस सर। बट आपने देखा होगा कि उन्होंने जो किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है ना। उन्होंने ये नहीं किया, ये अप्लाई नहीं किया। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको अभी ये बच्चों हम ये कर लेंगे, अभी क्लास में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। मैं मतलब इसी से ही मैं स्टार्ट करना है आज। ये मैंने कहाँ तक कहा था, पेज 4 तक ही कहा था ना बच्चों? यस सर। यस सर। सिर्फ 4 ठीक ठीक। चलो बड़े बच्चों आगे। यस सर। ओके तो बच्चों अभी तक सो फार व्हाट वी हैव डन इज कि हमें सारे रूल्स आ गए हैं, हमें चेन रूल आ गया है। तो अगर मैं आपको कोई भी एक्सप्रेशन दूं, आपको उसे डिफरेंशिएट करना आ गया है ना। मतलब आप उसमें dy/dx निकाल सकते हो, एंड मतलब चाहे एक बार डिफरेंशिएट करना चाहे 2 बार डिफरेंशिएट करना, आप ये कर सकते हो बच्चों, यस सर। है यस ना। सर। यहाँ तक हमें आ गया है। जो अभी तक नहीं इतना समझ आया कि हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब अभी तक हमें डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ एक एप्लीकेशन समझ आ रही है जहां से हमने डिफरेंशिएशन बनाई ही थी, और वो क्या थी बच्चों? क्या एप्लीकेशन लग रही है वो? स्लोप। स्लोप फाइंड स्लोप कर। निकालना, है ना। ऐसा लग रहा है कि डिफरेंशिएशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी कर्व की, मतलब बियॉन्ड स्ट्रेट लाइन भी हम किसी भी कर्व की स्लोप निकाल सकते हैं, राइट? यही है ना बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन की बच्चों और क्या एप्लीकेशंस बनती हैं। बच्चों मुझे एक बार फिर भी रिमाइंड कर दो, जो वीडियो थी उसमें ये तो एप्लीकेशंस तो नहीं देखी ना आपने अभी, या देख ली? नो सर। नो नहीं सर। सर। ठीक है। तो आज हम बच्चों एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे।
बच्चों जो सबसे पहली एप्लीकेशन होती है, तो आप हेडिंग दे दो एप्लीकेशन। अब जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो हम कर ही चुके हैं, बट स्टिल हम लिखेंगे, और ये बड़ी ऑब्वियस एप्लीकेशन है कि वो है कि हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, है ना। तो हमें पता है कि स्लोप निकालने का क्या तरीका है कि हम dy/dx निकाल के स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मतलब इसमें बच्चों ये तो सीधा नोट कर लो, ये तो आप कर ही चुके हो। फिर आगे बढ़ते हैं। सारा आपने कर लिया था ना कवर, सारा वो आपकी एक क्लास मिस हो गई थी पिछली। यस सर, कर लिया था। ओके गुड। तो बच्चों ये नोट करके क्वेश्चन भी मुझे करके दिखाओ। ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने आज किया ही है। अर्पित आपने क्वेश्चन समझा नहीं है ध्यान से। हर्षल गुड। बच्चों यहाँ जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है शिमला में। एवरीथिंग इज वाइट अराउंड मी। गोपाल आपने भी क्वेश्चन नहीं समझा। बच्चों क्या है क्वेश्चन? हाँ बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड द स्लोप। लक्ष्य गलत आंसर। ध्यान से करो यार। अर्पित ठीक है। नहीं गोपाल आप समझे नहीं अभी भी। जो टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट क्या होता है? वो जो स्ट्रेट लाइन है, आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। वो जो स्ट्रेट लाइन है
आर्यन मलिक गलत है। अर्नव गुप्ता ठीक है। अर्पित ठीक है। आकृति गलत है। चलो बच्चों लास्ट मिनट। सिदम गलत है। नेहल आपका आया नहीं अभी आंसर? और सर मेरे को ना एक्चुअली पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, तो मैं बाई चांस ऊपर वाला करने लग गया था फिर से। अच्छा अच्छा। चलो करो फटाफट। हाँ सारा गुड। चलो बच्चों लास्ट मिनट फटाफट बताओ। Yes, I will share this PDF on the group. हाँ गोपाल गुड, अब ठीक है। ओके तो देखो बच्चों क्या करना था। नहीं आकृति गलत है अभी भी। देखो बच्चों क्या करना था। सबसे पहले तो आप स्लोप निकालोगे। dy बाई डी x इक्वल टू 4 पे वो 19 आ जाएगी, है ना। वो तो सबने कर ही लिया। अब आपको बोला क्या है, x इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में अगर आप x को 4 डालते हो तो y की वैल्यू 20 आ जाती है आई बिलीव, है ना। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपको 4,20 पे आपने टेंजेंट बना दिया, ये जो रेड लाइन बन गई, राइट। आपने उसकी इक्वेशन बनानी है। तो आपको पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, राइट। तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो बाय वेरियस मेथड्स। तो वो करके आपका जो आंसर है वो आएगा y इक्वल टू 19x माइनस 56। अंडरस्टूड बच्चों? सर यस। सर वैसे जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो हमारी ना एक क्वाड्रेटिक बनती है जैसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर मतलब इसका क्या मतलब है कि ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो मतलब नहीं है ये। नहीं 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 नहीं, समझो बात। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट करके जो dy बाई डी एक्स आपने निकाला, जो कि इसके इसमें 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 आ गया, राइट। डोंट कंफ्यूज इट विद एनी इक्वेशन। ये तो सिर्फ क्या बता रहा है, dy बाई डी एक्स क्या है, ये तो स्लोप है। ये तो आपका स्लोप का एक्सप्रेशन आ गया कि आप x की कुछ वैल्यू डालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्लोप आ जाएगी। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन से कोई लिंक नहीं है। ओके सर। ठीक है जी, आगे बढ़े बच्चों। सर इसमें सबको c समझ आ की रहा है? वैल्यू कैसे निकाली? c की वैल्यू यही कि ये जो लाइन है ये 4,20 से पास कर रही है, तो इट शुड सेटिस्फाई कि अगर x को आप 4 डालोगे तो y को 20। ओके तो दिस इज वन वे ऑफ कोर्स। नहीं तो जो दूसरा आपका स्लोप निकालने का तरीका होता है आप उससे भी कर सकते हो। ओके बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज नोन एज रेट ऑफ चेंज। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मतलब दिस इज एक्चुअली द रीजन जिसके लिए हम ये कैलकुलस या डिफरेंशिएशन बनाते हैं। ठीक है, तो
तो बच्चों जब हम कहते हैं dy by dx, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इन अदर वर्ड्स, ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप x में एक छोटा सा चेंज करते हो तो y में कितना चेंज आएगा. ठीक है बच्चों, आपको ख्याल होगा मैं आपको लास्ट टाइम समझा भी रहा था कि हमारे लिए इसका बहुत बार काम होता है, मतलब ऐसी क्वांटिटी निकालने का कि अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया तो क्या होगा. ठीक है, तो dy by dx इज एग्जैक्टली दैट क्वांटिटी, है ना. मतलब dx क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन x. dy क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन y. तो आपको रेशियो मिल जाती है कि स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x की. ठीक है, ये समझ आता है बच्चों? तो मैं बच्चों इसका ना एक एग्जांपल आपको एक करके दिखाऊंगा खुद, ताकि हमें समझ आए कि इसका प्रैक्टिकली क्या यूज है. ठीक है, तो बच्चों मान लो ये सिचुएशन है. रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमें पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. एक बार बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं इसको आपको मीनिंग समझाता हूँ क्वेश्चन का. हर्षल ठीक है, लक्ष्य गलत है, बट अभी करना नहीं था, अभी तो हमें समझना था कि क्या है. देखो बच्चों, एक बार समझते हैं. ठीक है, मीनिंग क्या है. हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई एक स्फीयर है जिसका रेडियस पर सेकंड 2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है. राइट बच्चों, कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस पर सेकंड 2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है. मतलब कि हर 1 सेकंड के बाद उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाए. तो आपको पूछा ये गया है बच्चों कि भाई ये बताओ कि उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है. मतलब पर सेकंड उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है. और आपको यह भी बताया गया है कि कब, मतलब कब बताना है कि जब उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है तब उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहा है. ठीक है जी, तो एक बार बच्चों ध्यान से समझो सारा कुछ. बच्चों ये जो दिया हुआ है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये मैथमेटिकली इसको क्या बोलोगे आप? dr by dt. है ना, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद टाइम. ये बता रहा है कि रेडियस कैसे टाइम के साथ चेंज कर रहा है. ऊपर देखो, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या कहते हैं? dy by dx. यहाँ पे क्या दिया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद टाइम. तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? dr by dt. सबको समझ आ रहा है बच्चों? ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये क्या है? ये dr by dt. यस सर. एनी डाउट? तो ये हुई सबसे पहली चीज.
rate of change of radius with time, that is dr by dt. एंड बच्चों यहाँ पे एक तरह से हम प्लस मान रहे हैं बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग. यही क्वेश्चन में अगर माइनस में दिया होता तो हम इसको यहाँ पे माइनस लगाते खुद से. अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. अब हमें पूछा क्या है, रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग. तो बच्चों हमें मैथमेटिकली कौन सी क्वांटिटी पूछी है? dv by dt. तो हमें पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टाइम. तो हमें पूछा गया है dv by dt. तो बच्चों क्या ये बात समझ आती है कि आपको गिवन क्या है dr by dt और आपको पूछा क्या गया है dv by dt. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है. इसमें कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि ये एक नई चीज है. बोलो बच्चों सारे यस नो बोलो चैट में कि ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है कि क्या गिवन है और क्या पूछा है. ओके. तो dr by dt गिवन है, dv by dt निकालना है. क्या बच्चों हमारे पास r और v में कोई रिलेशन है? ऑफ कोर्स हमें स्फीयर के वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन पता है कि वो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है. तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए बच्चों? r. R. दोबारा देखो किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे फिर तो dv by dr निकलेगा. सर फिर dt by dt से सर उसको मल्टीप्लाई dr by dt से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. dt by dt. हाँ बट अगर हमें वो निकालना है तो क्यों ना हम सीधा ही उसी के रिस्पेक्ट में करें, dv by dt निकालें, है ना. तो वी शुड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. अब how do we differentiate this expression with respect to t बच्चों? 4/3 pi r cube. Multiply and divide by dr. Yes, you can do that. But हमें चेन रूल आता है बच्चों. चेन रूल क्या कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन है पहले उसको सीधा उस पे रूल अप्लाई कर दो और फिर उसके आगे लिख दो उसकी डिफरेंशिएशन. तो 4/3 पाई तो सीधा लिख दिया हमने. r क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3r स्क्वायर. बट अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dr by dt से. क्या ये समझ आता है बच्चों? यस सर. ये चेन रूल हो गया ना. चेन रूल यही था ना कि जो गिवन है पहले उसको डिफरेंशिएट कर दो नॉर्मली और फिर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये बन गया. तो हमारा रिलेशन बन गया कि dv by dt is 4 pi r square dr by dt. बच्चों सबको समझ आया? यस सर. तो बस अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो ये हमारा आंसर बन गया 128 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. तो बच्चों इसको नोट करो और आप अब मुझे निकाल के दिखाओ इसी क्वेश्चन में इसको नोट करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. आर्यन आप हमेशा जल्दी में गलत आंसर दे रहे हो भाई, उसका कोई फायदा नहीं है. एक्सक्यूज मी सर.
यस तो जो हमने 4/3 पाई आर क्यूब की डिफरेंशिएशन की है वो तो dv बाय dr हुआ ना। नहीं, मैंने आगे dr/dt भी लगा दिया ना। ये सर नहीं, अगर उतना पार्ट को देखें तो मतलब dv बाय हाँ हाँ, dr वो इनटू dv/dr हुआ। हाँ ओके। हाँ ठीक है बच्चों, जिन्होंने अभी आंसर किया सबका ठीक है। बाकी लोग बच्चों फटाफट और आंसर चाहिए मुझे। अभी तक जिन्होंने भेजा है ठीक है। सिर्फ होस्ट पे मैसेज करना है, को होस्ट पे? को होस्ट पे। ठीक है नेहल। राधिका, सारा, आपका हुआ? हाँ गुड सारा। ओके तो यस बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, ds/dt निकालना है। तो s आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर, तो उससे ds/dt निकाल लो। राइट, सबको समझ आ गया बच्चे? बढ़े आगे। यस ओके सर। तो बच्चों अगर मैं ये जो मैंने मेथड अप्लाई किया इसको मैं अगर जनरलाइज करूं, हमने बच्चों अगर आप ध्यान से देखो क्या किया है, मतलब आप ऐसे सोचो कि छोटी क्लासेस में क्या होता था कि भाई आपको सिर्फ आपको वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन पता था, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वॉल्यूम और रेडियस का तो पता है, अब हम ये सीख रहे हैं कि अगर रेडियस में कुछ चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, वही रिलेशन है बस उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? तो ब्रॉडली क्या होगा, आपको किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ होगा, किसी दूसरी का निकालना होगा, और उन दोनों क्वांटिटीज का आपस का रिलेशन आपको पता होगा किसी ना किसी तरह। जैसे यहाँ पे क्या था, आपको रेडियस का दिया हुआ था, वॉल्यूम का निकालना था या सरफेस एरिया का निकालना था, और आपको रेडियस और वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया का रिलेशन तो पता ही है, ठीक है ना? तो एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया होगा, इस क्वांटिटी को आप किसी भी और क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? तो जब आप उस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकल आएगा। ये बात सबको समझ आ रही है बच्चों? यही कर रहे थे हम एग्जैक्टली, देखो। बच्चों चाहे अनम्यूट ही रहो, यस नो बोलते रहा करो, ऐसे मजा नहीं आता। यस सर। ओके ग्रेट, चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो।
सबका आंसर आना चाहिए और पहली बार में ठीक आंसर आना चाहिए। गोपाल, मैंने क्या कहा था? सही आना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा था जल्दी आना चाहिए। आपका गलत हो गया, देखो जल्दी में। अर्पित गलत। आकृति गलत। हर्षल गलत। सबका गलत है। लक्ष्य गलत। गोपाल अभी भी गलत। बच्चों, क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आपको गलती मिल जाएगी अपनी। वही गलती करवाने के लिए क्वेश्चन दिया था। अभी तक किसी का भी ठीक आंसर नहीं है। हाँ गोपाल, अब ठीक है, थर्ड टाइम में। राधिका नहीं। हाँ हर्षल गुड। गोपाल ठीक है। लक्ष्य ठीक है। अब क्यों बच्चों, अब खुद ही गलती मिली ना, देखो मैंने तो बताई नहीं गलती। आकृति नहीं, वही गलती हुई है। कुशल नहीं। हाँ राधिका अब ठीक है। लक्ष्य ठीक है। अर्पित। आर्यन गलत है। अर्नव ठीक है। चलो चलो, लास्ट 1 मिनट।
नेहल नहीं, गलत है। चलो अब मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। डिक्रीजिंग लिखा है बच्चों, मैंने समझाया भी था। अगर डिक्रीजिंग है तो क्या करना होता है? आप सबने जो आंसर दिए हैं फटाफट जल्दी में दिया है कि उसको बस डीवी बाई डी टी को 2 पुट कर दिया। अर्नव, राधिका, ठीक है। राधिका यूनिट्स गलत हैं, देखो। ठीक है बच्चों, टाइम अप। इसका आंसर है -2 एंड -3 विद यूनिट्स प्रॉपर। बस गलती आपने यही की है कि डीवी बाई डी टी आपने 2 लिया है ना। ये सॉल्यूशन देखो, आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इनका गलत है। और बाकी लोग अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दो। अब पहली बार में ठीक आंसर देना है, राइट? हर्षल, आपका फाइनल हो गया मेडिकल नॉन मेडिकल? ओके गुड। गोपाल, आप क्या ले रहे हो, मेड या नॉन मेड? ओके। हाँ, 10 मीटर जो है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ऊपर वाला क्वेश्चन बच्चों सबको समझ आ गया ना? और जो गलती थी आपकी? आर्यन, नेहल, आप लोगों ने मतलब जिनका गलत हुआ था? अर्पित? ओके।
यूनिट्स के साथ भेजना है बच्चों आंसर। हर्षल वेरी गुड। नहीं, आकृति गलत है। नेहल गलत है। गोपाल गलत है। ध्यान से करो भाई। सिद्धम गलत है। हाँ गोपाल ठीक है, गुड। वैसे आपने यूनिट्स नहीं लिखे बट चलो मान लेते हैं। नेहल गुड। गर्ल्स अभी तक आप में से नहीं आया किसी का भी ठीक आंसर। बच्चों आई थिंक आई होप आप सब फिगर बना रहे हो ना, कि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो बच्चों इस टॉपिक की खासियत क्या है ना कि आप इसको किसी भी जगह लगा सकते हो। मतलब आपने जितने भी कोई रिलेशंस पढ़े हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, हर जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है ना। बस करना क्या है, उस रिलेशन को डिफरेंशिएट ही तो करना है। चलो भाई लास्ट मिनट। गर्ल्स दो भाई कोई सही आंसर।
अभी तक सिर्फ टोटल 3 लोगों का आंसर आया है इसमें, ठीक। नहीं लक्ष्य, हाँ गोपाल, आकृति यूनिट्स, हाँ नहीं आकृति दोबारा देखो, कुछ गलती कर दी। सारा गलत है, सोहम गलत है। ओके देखो बच्चों, सी इसका आंसर बच्चों 1/20 रेडियन पर सेकंड आता है। देखो कैसे, देखो बच्चों ये सिचुएशन है ना, एक मैन है, उससे 10 मीटर दूरी पे एक बलून है, बलून 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जा रहा है, उसकी हाइट आपको दे दी कि 10√3 मीटर है। क्लियरली इस फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा हो गया। बच्चों मुझे बता, सबको ये फिगर समझ आ गया? यस सर। सभी बोलो भाई यस नो, फिगर समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके मुझे बताओ कि इस फिगर के हिसाब से आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है? सर dh/dt गिवन है, और क्या निकालना है? dθ/dt। यस, सबको ये बात समझ आ रही है बच्चों कि dh/dt गिवन है और dθ/dt निकालना है। ठीक है जी, तो अब dh/dt 2 मीटर पर सेकंड है बच्चों, है ना, dθ/dt हमें निकालना है। अब h और थीटा में रिलेशन क्या है बच्चों, कैसे रिलेट कर पाएंगे हम h और थीटा को? tan θ is equal to h/10 मीटर। तो आपको पता है कि h जो है वो 10 tan थीटा है, इसको बच्चों डिफरेंशिएट करो, है ना, तो वहां से dθ/dt बन जाएगा। तो बच्चों कीप इन माइंड कि एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है ना, तो जब मैं सारा कुछ एसआई यूनिट्स में पुट करके वैल्यू निकाल रहा हूं, तो जो यहाँ से आंसर आएगा dθ/dt का, वो रेडियन पर सेकंड ही आएगा। मैंने इसीलिए पूछा था कि मुझे लग रहा था कि आप ये गलती कर सकते हो। तो जैसे हम, एक सिंपल रूल होता है ना कि जब सब कुछ एसआई में डालोगे तो आपका आंसर एसआई यूनिट्स में ही आएगा, तो वही चीज यहाँ हो रही है, सब कुछ एसआई में डाला है तो dθ/dt भी एसआई यूनिट्स में ही आएगा, जो कि बन गए रेडियन पर सेकंड। ओके मैं इसको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप ऊपर वाला नोट भी कर लो और जिनका हो गया है वो अगला करो। सबको समझ आ गया है क्वेश्चन बच्चों, बलून वाला? ये बहुत कम लोगों का ठीक हुआ है, प्लीज देखो सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? सारा आपने क्या गलती की थी? सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। ओके आकृति आपको क्लियर हो गया यूनिट्स का? यस सर। लक्ष्य गलती मिल गई? ओके अगला तो बच्चों आसान सा है,
बच्चों इसमें आपने अज्यूम करना है कि बलून स्फेरिकल है। गुड हर्षल, गोपाल, लक्ष्य, वेरी गुड। आकृति गुड। नेहल गुड। चलो बच्चों, मुझे सबका आंसर चाहिए इसमें। ये तो आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान नहीं बन सकता क्वेश्चन। चलो भाई, लास्ट 1 मिनट। अर्पित, अर्नव, ठीक है। राधिका, ठीक है, गुड। सोहम गलत है। ओके, तो बच्चों नारायण, ठीक है। क्या गिवन है इसमें बच्चों? dv बाई dt गिवन है, निकालना क्या है? dr बाई dt। तो बिल्कुल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका उल्टा था बस। तो इसका आंसर बन जाएगा 5/32 पाई। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। ये नोट करो बच्चों और अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैं हर जगह लगा सकता हूँ इसको, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, एंड व्हाट नॉट। हाँ भाई, पिछला क्वेश्चन सबको समझ आ गया बच्चों? मन्नत, सोहम, सिद्धम, कुशल, बच्चों आपको क्लियर हो गया पिछला क्वेश्चन? सर जो इसमें जैसे जो पिछला था उसमें हमने dr बाई dt निकालना था। सर हमें dv बाई dt दिया हुआ है, तो सर dr बाई dv से मल्टीप्लाई करेंगे ना।
मैं समझा नहीं, मतलब आपके पास बी और आर का रिलेशन है, आप तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका बन जाएगा dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr बाई dt। तो बस उससे सीधा dr बाई dt निकला। सर एक बार लिखना, आपकी वॉइस बीच में क्रैक हो रही थी, लिख के बता दो। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, r³ की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या हुई 3r² dr बाई dt। तो dv बाई dt पता है, dr बाई dt निकालना है। ओके सर, ठीक है। हाँ गोपाल, वेरी गुड। आकृति गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है गोपाल। लक्ष्य गलत। अर्नव गलत। हर्षल गलत। कुशल गलत। नेहल ठीक है। अर्नव गलत। आर्यन गलत। आकृति सेकंड पार्ट गलत हो गया, याद से करो। चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स। अर्पित गलत।
बच्चों इसमें तो फिगर भी दिया हुआ है। आर्यन अब ठीक है। यस आर्यन अब ठीक है। हर्षल गलत है भाई अभी भी। लास्ट मिनट बचाओ। हाँ मैं भी यही बोलने वाला था आर्यन। हाँ कृति अब ठीक है। ओके चलो देखो बच्चों, फिगर तो है ही हमारे पास। बताओ क्या गिवन है और क्या पूछा है इस फिगर के हिसाब से। तो dx by dt इज गिवन टू अस है ना +2, और पूछा क्या है? एक तो dy by dt और दूसरा d थीटा by dt है ना। तो देखो बच्चों, इसमें b पार्ट निकालना सबसे आसान था भाई। x और थीटा में क्या रिलेशन है? x और थीटा में रिलेशन है कि x इज इक्वल टू एल कॉस थीटा है ना। इसको डिफरेंशिएट करो तो dx by dt इज इक्वल टू एल इंटू माइनस साइन थीटा d थीटा by dt। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, तो इससे आपका बन जाएगा -1/3 रेडियन पर सेकेंड। आई एम अज्यूमिंग आपको साइन 37 की वैल्यू पता है बच्चों। अगर नहीं पता तो इट इज मतलब ये 37 वाला कौन सा ट्राइंगल होता है? 3 4 5 वाला। हाँ भाई सबको समझ आ गया ये -1/3 कैसे आया? ओके अब दूसरा रिलेशन बच्चों, अपने फिगर में देखो दोबारा कि x और y को कैसे आप रिलेट कर सकते हो? x² + y² इक्वल टू l² है ना। अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन गया? 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल टू 0। सबको ये स्टेप समझ आया बच्चों? है ना। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करो और इससे आपका आंसर जो है वो बन जाएगा dy by dt -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों सबको समझ आ गया? गलती मिल गई? सर हाँ जी सर x² + y² इज इक्वल टू l के बाद आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ
यही हमारा स्टैंडर्ड तरीका है ना बच्चों, कि जो भी रिलेशन है बस वो लिखो और उसको डिफरेंशिएट कर दो। बच्चों इसमें आप, मैंने इस तरीके से किया है, क्या कोई और तरीका भी था जो आप फॉलो कर सकते थे? सोचो बच्चों, इस तरीके की जगह कोई और तरीका हो सकता था? बहुत ऑब्वियस है बच्चों, सोचो जरा। सर y इज इक्वल टू एच थीटा को मतलब डिफरेंशिएट करके। हाँ बिल्कुल, तो आप ये भी कर सकते थे ना कि यू कुड हैव रिटन y इक्वल टू l sin थीटा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेते। बस हाँ इतना है कि उसमें d थीटा बाय dt आता, बट वो तो आपने निकाल ही लिया। सर हाँ जी, सर हम ऐसे कर सकते हैं कि y को tan थीटा x लिख के। हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हो। ओके बस कर सकते हो बिल्कुल, बट वो उतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा उसमें, आपके ना x और थीटा दोनों वेरिएबल्स हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा के लिखना पड़ेगा। मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ा सा लंबा है बस। ओके सर। तो बच्चा आपने ना एक घर पे ट्राई जरूर करना है, दोनों तरीके से ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, दोनों मेथड से लिख के करना है। हाँ बच्चों, सबको ये बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बच्चों आईआईटी लेवल क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना आप, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा ये बताओ कि ये dy बाय dt नेगेटिव आने का क्या मीनिंग है? सर कि कि अगर y, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है। हाँ कि y की वैल्यू कम हो रही है, राइट। अब आप ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी यही पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच a कम्स डाउन, इजंट इट? तो आप आंसर क्या दोगे, पॉजिटिव में देंगे फिर आंसर। है ना? तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो 8/3 आएगा। ऑल्दो आप में से जिन लोगों ने -8/3 भी बोला था, मैंने आपको ठीक मान लिया था कि चलो, मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बच्चों आपका आंसर 8/3 आना चाहिए, है ना? क्योंकि उन्होंने पूछा ये है कि बताओ किस रेट से कम हो रहा है, उन्होंने पहले ही ये बोल दिया, तो अब हम खुद से माइनस नहीं लगाएंगे। अगर तो उन्होंने यही पूछा होता कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, फिर हम माइनस में देते। ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ओके ओके बच्चों बस 5 मिनट्स और, एक कंसेप्ट हमें समझना है बच्चों। इसमें नेक्स्ट बच्चों हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है बच्चों कैलकुलस की, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब किसी भी, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना इन सम रीजन, ठीक है? तो बच्चों
मान लो y और x का कोई भी आर्बिट्ररी ग्राफ है, तो अगर एक थोड़े से रीजन में y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी, तो पक्का ऐसा हो रहा होगा कि उसका ग्राफ की वहां पे एक पीक बन रही होगी, है ना? और ऐसे ही अगर किसी रीजन में y की वैल्यू सबसे छोटी हो रही होगी, तो वहां पे एक तरह से एक वैली टाइप्स बन रही होगी बच्चों, जैसे मैंने पॉइंट बी पे दिखाई है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा हो रहा होगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पे ऐसा है कि y की वैल्यू मैक्सिमम है कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वहां पे पक्का एक पीक बन रही होगी। और अगर कहीं पे ऐसा है कि y की वैल्यू मिनिमम बन रही होगी कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वहां पे पक्का एक वैली बन रही होगी, राइट? तो बच्चों, तो जैसे a पे पीक बन गई, b पे वैली बन गई, इन दोनों पॉइंट्स की क्या खासियत है बच्चों? मतलब मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं इन पॉइंट्स के बारे में? तो इन पे स्लोप 0 है ना? यस सर। तो ऑफ कोर्स हम स्लोप वाली चीजें ही पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझ आ गया कि अगर कहीं पर y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है, तो वहां पर स्लोप 0 होती है। तो अब बच्चों हमें ये भी समझना है कि सिर्फ स्लोप 0 से तो पता ही नहीं चला कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ना? कुछ भी हो सकती है। बच्चों ध्यान से मुझे देखकर ये बताओ कि जो पॉइंट ए है, वहां पर स्लोप तो 0 है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके आसपास वाले रीजन को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर स्लोप को क्या हो रहा है? मतलब हाउ इज द स्लोप चेंजिंग अराउंड पॉइंट ए? एग्जैक्टली पॉइंट ए पे तो 0 है। आप पॉइंट ए के थोड़ा सा लेफ्ट पे आ जाओ और फिर सोचो डिक्रीजिंग। कि स्लोप को क्या हो रहा है। जो मैंने मेथड समझाया था वही बच्चों, पेन टेप वाला। डिक्रीजिंग। स्लोप कम हो रही है ना बच्चों? डिक्रीज। तो व्हाट कैन वी से कि ना स्लोप कम ही हो रही है। देखो ध्यान से, मैंने आपको लिखवाया भी था फर्स्ट क्लास में, है ना? तो व्हाट कैन वी से अबाउट पॉइंट ए कि पॉइंट ए पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, isn't it? Because slope is decreasing. तो मतलब d by dx of slope is less than 0. In other words, d by dx of dy by dx is less than 0. ये क्या बन गया बच्चों? d by dx of dy by dx क्या होता है? a square ये by बन गया सेकंड डेरिवेटिव, है ना? जो हम आज बात कर रहे थे कि हम और डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। तो हमने देखा कि यहां पर हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। तो बच्चों सबको ये बात समझ आ रही है कि पॉइंट ए पर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप जो है वो कम हो रही है पॉइंट ए पे। सिमिलरली पॉइंट बी पे हम क्या कह सकते हैं बच्चों सेकंड डेरिवेटिव के बारे में? greater than सबको ये समझ आ गया कि वो ग्रेटर देन 0 है पॉइंट बी पे? ओके, तो व्हाट वी कैन से इज बच्चों कि अगर y x पे डिपेंड करता है, राइट? तो अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे कि हम पॉइंट ए पे देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? dy by dx 0 हो जाएगा, और उसका सेकंड डेरिवेटिव उसको हम डिनोट करते हैं एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो नेगेटिव हो गया। और जहां पे y की वैल्यू मिनिमम है, वहां पर dy बाई डी एक्स तो 0 ही है, लेकिन वहां पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो एक्सक्यूज ये मी। हाँ जी, तो जो सेकंड डेरिवेटिव लिया वो तो हमने तब निकाला जब हमने थोड़ा सा साइड
वाले पोर्शन भी लिए। नहीं नहीं नहीं, वो निकाला हमने पॉइंट ए पे ही है। सर पर स्लोप तो इंक्रीज हम तब मानेंगे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ए में। वो सारे रीजन में ही कम हो रही है ना स्लोप। वो तो ओके सिर्फ समझाने के लिए था, मैंने कि आपको कहा कि लेफ्ट से ले लो, बट कम तो सारे रीजन में ही हो रही है। ठीक है। तो बच्चों एक कंडीशन सबको समझ आ गई कैसे हम अब कहीं पर भी बता सकते होंगे कि y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है। नोट कर लिया बच्चों सबने? यस ओके। तो बच्चों ये ना अब आप फिर से याद ही रख सकते हो, जो चीज मैंने पहले कही थी कि बस ये याद रखो कि ये चीज इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है। अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां पे हमेशा वैली बन रही होगी, और अगर कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मतलब वैली बन रही होगी या वैली का पार्ट बन रहा होगा, और अगर कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वहां पे हमेशा ऐसे एक पीक बन रही होगी या उसका पार्ट बन रहा होगा। ठीक है, बहुत काम आता है बच्चों। आ गया समझिए बच्चों सबको? यस तो बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है ना, बच्चों फटाफट इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। यहाँ पे अभी मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। यस, तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों 2a आ गया। तो बच्चों आपको ख्याल है मैथ्स में आप ये पढ़ते हो ना क्वाड्रेटिक में कि a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला है, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला है। ये करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? यस सर। तो वो यहीं से आया, समझ गए आप? किसी का सोने का टाइम तो नहीं हो गया ना बच्चों? ओके हाँ जी, ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस ओके चलो अब एक एग्जांपल अब आप खुद से करके दिखाओ मुझे। हाँ मैं आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग एंड द नोट्स, ठीक है? गोपाल फिर से क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक जा रहे थे बट थोड़ी सी मिस्टेक। आकृति आपने भी सिली मिस्टेक कर दी।
नहीं अर्पित। हाँ गोपाल, अब ठीक है। आर्यन फिर नजर लग गई तुम्हें? हाँ कृति, अब सही है। लक्ष्य मतलब वही गलती कुछ थोड़ी सी की है, ठीक जा रहे हो बट क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। हाँ हर्षल ठीक है, गुड। आकृति ठीक है। चलो भाई, लास्ट 2 मिनट्स। सदम मतलब प्रॉपर पॉइंट्स आएंगे बच्चों और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। सारा वेरी गुड। लक्ष्य ठीक है। हाँ नेहल ठीक है, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पूछा क्या है? चलो बच्चों, लास्ट मिनट। नहीं अर्पित। नेहल कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ सोहम गुड। आर्यन आपने तो बताया ही नहीं आंसर दोबारा। चलो भाई देखो, क्या करना था, चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है बच्चों, सबसे पहले तो dy बाय dx 0 करना पड़ेगा। मानते हो सब? है ना? तो अब dy बाय dx को जब आपने 0 किया तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू 1 एंड 3। हाँ आर्यन वेरी गुड। राधिका गुड। तो अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? सेकंड डेरिवेटिव, है ना? तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया? 2x माइनस 4। तो इसमें अब बच्चों हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमने x को 1 पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया। तो मतलब वो वाली वैल्यू कौन सी हुई? मैक्सिमम वाली। और जब x को 3 डाला तो वो 2 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो वो वैल्यू कौन सी हो गई? मिनिमम वाली। सबको समझ आ गया कि x इक्वल टू 1 जो है वो वहां पे मैक्सिमम है और x इक्वल टू 3 जो है वहां पे मिनिमम है। हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये? यस सर।
बट ध्यान क्या रखना था, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि x की क्या वैल्यू है, क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना होगा, आपको उसको पुट करना होगा, x को पुट करना होगा इन द एक्सप्रेशन। तो उससे आपका आंसर निकलेगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 10/3 आ गई और मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। अंडरस्टूड एवरीवन? सर हाँ जी। सर हम ये ना करके डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर सीधा ही डाल के देख सकते थे कि 10/3 पर मैक्सिमम आएगी, 10/3 मतलब बड़ा है तो। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि मतलब सीधा तरीका क्या था, x को 1 और 3 पुट कर लो तो ऑब्वियसली जो वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम है और जो वैल्यू छोटी है वो मिनिमम है। बिल्कुल। बट कई बार ऐसा होता है कि सीधा नहीं पुट कर पाते, या कई बार मतलब अगर वो वैल्यू ही ना पूछी होती, सिर्फ यही पूछा होता कि मतलब कि x की कौन सी वैल्यू पे है, तो ये मेथड बन जाता, राइट? हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये एप्लीकेशंस? सर हाँ जी। सर मतलब चेन रूल में ये है कि मतलब किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका कोई नहीं है, मतलब कि डिफरेंस रिस्पेक्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेम होना चाहिए। मतलब चेन रूल का मीनिंग होता है कि आप पहले, मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि भाई जैसे मान लो आपके पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ dy/dx निकाल सकते हैं, तो नहीं, आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप dy/dz भी निकाल सकते हो। बस करना क्या है कि पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो अपना रूल लगा के, वो क्या हो गया 2x, और फिर जो भी आपका था जिस पे ऊपर आपने लगाया, किसके ऊपर लगाया, x पे, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे था। मतलब वही होगा कि रिस्पेक्ट सेम रहना चाहिए। अगर लाइक लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो हमने राइट हैंड साइड पे विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है। हाँ मतलब वो उस टर्म से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट एवरीवन। इससे रिलेटेड जो काम है बच्चों मैं वो आपको करूंगा व्हाट्सएप, ठीक है? चलो बाय बच्चों। हाँ आर्यन, बर्फ पड़ रही है पूरी यहाँ पे। मुझे कल वापस आना था, मुझे लग रहा है मैं फिर फंसूंगा। चलो बाय बच्चों।